गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, सब कुछ गुड जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के 2023 का जनवरी और फरवरी का मेंस अटैम्प्ट जो हुआ है, जेईई मेंस अटैम्प्ट हुआ है, उसमें केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं, सारे सेट्स में मिला के हमने कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से कंटेंट कर रखे हैं वो हम लेने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहा है, 110 क्वेश्चन टोटल सारे सेट्स में मिलाकर आए हैं हमारे पास में। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन उसमें से एग्जैक्टली आए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो 90 क्वेश्चंस जो हो गए हमने वहाँ से कवर किए हैं। क्या क्यों ज़रूरी है? अभी हम वीडियो स्टार्ट तो कर रहे हैं, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी पेपर हो रहा है किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने वो टॉपिक्स अच्छे से कवर किए या हमने चैप्टर को तो बहुत अच्छे से पढ़ा था और मेजर चैप्टर्स में से जो मेजर टॉपिक्स थे उनको एलिमिनेट करते गए थे, या उसको लाइटली ले लिया था, या बहुत लाइटली लेने वाले चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आ गए हैं क्या। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में कि आपका नेक्स्ट पेपर जो देने वाले हैं आप, उसमें आपके लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का पेपर में कंटेंट पहले आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर उठा के देखते तो आपको पता होता केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, 2 चैप्टर्स ऐसे हो गए जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में पिछले ईयर्स में। 2020 ले लें आप, 21 ले लें, 22 ले लें, इस साल भी 22 क्वेश्चंस हमारे केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे आए हैं। 22 क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? 22 क्वेश्चंस का मतलब हो गया हमारा कि अगर हमारे पास में 12 सेट हुए मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट्स मिलाकर, तो पर जो हमारे पास में पर पेपर की अगर हम बात करें तो कम से कम 2 क्वेश्चन का एवरेज, या किसी में 1 क्वेश्चन है तो किसी में 3 क्वेश्चन है, वो आपके लक फैक्टर पे भी थोड़ा सा डिपेंड कर रहा है कि किसी के 1 क्वेश्चन आ गया, किसी के 3 आए, किसी के 2 भी आ गए, लेकिन एक अच्छा लेके गया है वेटेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अकेले से 20 क्वेश्चन। हर सेट में लगभग 2 क्वेश्चन थे जिसमें CFT पर इस बार बहुत फोकस किया गया, या फिर उसके मैग्नेटिक नेचर में अगर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स जो केमिस्ट्री में वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बेस की बात करें, आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, काइनेटिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, सब में क्या है हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म्स जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्सेप्ट वाइज भी हमें आनी भी चाहिए। और अगर हम डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन की बात करें, जनरली जो क्वेश्चन है M1V1 = M2V2, इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना, मतलब मोलरिटी के टर्म पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है। फिर सेट्स के अंदर धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक बार हम जल्दी से ले लेते हैं कि क्या फिजिकल केमिस्ट्री में किस चैप्टर से क्या क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ गए पेपर में पूछे गए हैं। मोल कॉन्सेप्ट से हमने 5 क्वेश्चन ले रखे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए टोटल 10 क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इस बार अच्छा वेटेज लेके गया है, सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आए थे इसमें। अगर फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आए जो केवल फॉर्मूले याद करके गए, NCERT भी एक बार पढ़ के गए, तो बहुत ईजिली एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जो हैं वो करके आए होंगे। यहाँ पर देखिए आप 18 मार्क्स फिजिकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे गए इस बार। एटॉमिक स्ट्रक्चर से मतलब 12 क्वेश्चन तो हमारे पास में सेट्स के हो गए। कुछ सेट्स ऐसे भी थे जिसमें 2-2 क्वेश्चंस आए, जिनके एटॉमिक में 2 क्वेश्चंस आए, अगर वो अच्छे से फॉर्मूला भी पढ़ के गए तो वो बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए थे। देन गैसेस स्टेट 5 क्वेश्चंस, केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे क्वेश्चंस थे केमिकल इक्विलिब्रियम के। Kc और Kp जनरली कैलकुलेट करने के लिए आया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास में हुआ। आयनिक इक्विलिब्रियम पे जो जनरली क्वेश्चन था वो या तो pH के ऊपर आया या बफर पे आया। इस बार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कम आया, केवल एक सेट ऐसा था जिसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आया, वरना आयनिक इक्विलिब्रियम में जनरली ये टॉपिक ऐसा होता है जो क्वेश्चन लेके जाता है। दूसरा, टाइट्रेशन पहले क्या था, एडवांस में आता था केवल। टाइट्रेशन में फिनोप्थिलीन किस में यूज हो रहा है, रेड हमारे पास में लिटमस, ब्लू लिटमस, ये सब कहाँ पर यूज हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास में क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आ गए। फिर हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, एवरेज 8 क्वेश्चंस किसी में आए किसी में नहीं आए। 4 सॉलिड स्टेट, ये कम वेटेज लेके गया। एक रीज़न ये भी हो सकता है इस बार CBSE के अंदर सॉलिड स्टेट जो है बोर्ड्स के अंदर नहीं आ रहा है,
अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर सेट हुआ है तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को फोकस करते हुए बात करें, बच्चों ने जो 12th के बच्चे उन्होंने सॉलिड स्टेट कम पढ़ रखा होगा या पढ़ ही नहीं रखा होगा अभी तक, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हो सकता है सॉलिड स्टेट में केवल 4 क्वेश्चंस डाले गए, टोटल 12 सेट्स में से केवल 4 क्वेश्चंस, मतलब किन 4 सेट्स में ही वो आए थे। देन हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 8 क्वेश्चंस हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हो गए, केमिकल काइनेटिक्स फिर वापस फिजिकल का वो चैप्टर हो गया जहाँ से 16 क्वेश्चन आए, मतलब एवरेज 1 क्वेश्चन तो हर सेट के अंदर था ही था। जिन बच्चों ने काइनेटिक्स छोड़ रखा था उनको दिक्कत आई होगी, 1 क्वेश्चन वहाँ पर अटक गया होगा, या कुछ सेट में मतलब 4 सेट्स ऐसे भी थे जिनमें 2 क्वेश्चन थे, जिनका काइनेटिक्स अच्छा होगा वो बहुत ईजिली अटेंड करके आए होंगे। सरफेस केमिस्ट्री की अगर हम बात करें 6 क्वेश्चन, रिडॉक्स रिएक्शन एक अच्छा टॉपिक निकल गया यहाँ पर वापस, रिडॉक्स से भी 10 क्वेश्चन आ गए, नॉर्मल थे, एन फैक्टर निकालना था हमारे पास में, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालना था, कोई रिएक्शन दे दी वहाँ पर एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में कितना एन फैक्टर में चेंज आ रहा है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। ऑक्सीडेशन नंबर के सम भी बहुत पूछे गए, मतलब लाइक बॉन्डिंग से मिलाकर, लाइक हमें कंपाउंड दे दिया H3PO4 दे दिया, दूसरा कंपाउंड दे दिया H2SO4, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर में किस तरह का सम बन रहा है यहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इंटीजर बेस में डाल दिए। तो ये तो हमारे ऊपर ऊपर की बात हुई फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर एनालिसिस जरूरी नहीं है, आपको पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं तो उससे पहले किस पैटर्न के क्वेश्चन जस्ट पहले कवर हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरह के पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कवर हुए हैं, कितना क्वेश्चंस जो हो गया, कौन सा चैप्टर लेके जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, हम क्या सोचते हैं चलो छोड़ो कोई नहीं, इस बार का पेपर तो हो गया। स्पेशली जो बच्चे दोबारा सेकंड अटैम्प्ट देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है। आपने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया वो क्या किया, आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मतलब आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे थे, ज़ीरो से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों से सीख के जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में क्या है, आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, आप ज़ीरो से आगे बढ़ चुके हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं वहाँ पर। और एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, अभी तक आपने पढ़ा जो पढ़ा ये है एक्सपीरियंस आपका, पेपर में क्या आया, आपकी क्या गलतियाँ हुई। अगर आपसे केमिस्ट्री में बहुत सारे असर्शन रीजंस में नेगेटिव हुए तो आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ वीक रह गए, एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन असर्शन रीजन आ रहे हैं तो हमसे क्यों अटेंड नहीं हो पाए। तो अब की बार आप ज़ीरो से स्टार्ट हो ही नहीं रहे हैं, इस बार आप किससे स्टार्ट हो रहे हैं, आप अपने ज़ीरो से आगे बढ़ चुके हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट हो रहे हैं। और अनुभव से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता, कोई टीचर कितना भी सिखा ले, कोई आपको पेरेंट्स कितना भी बोल ले, लेकिन खुद का जो एक्सपीरियंस होगा वो एक अलग ही लेवल का होता है। वही चीज़ें जब तक आप अपने मूड तक चलोगे तो अलग बात है, जब आपने अपने गोल पे फोकस कर लिया मूड के ऊपर तो आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वापस हम बोल रहे हैं पीरियोडिसिटी जनरल बेसिक टॉपिक, इधर से क्वेश्चन नहीं भी होता, एस ब्लॉक में डल जाता है, पी ब्लॉक में डल जाता है, किसी में भी डल जाता है। अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस जो थे 8 क्वेश्चंस हो गए। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, वो मैंने पीरियोडिसिटी में यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं इसमें कि वो कॉन्फ़िगरेशन के जो क्वेश्चन है वो पीरियोडिसिटी के अंदर ही डाल रखे हैं अभी। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग बात करें, एक क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली शेप या ज्योमेट्री के ऊपर होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर का, आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए क्योंकि रिडॉक्स में भी काम आ रहा है आपके इधर के क्वेश्चंस निकालने के लिए। पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में जनरली आता ही है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पेपर में पुट ऑन हो रहे हो। एस ब्लॉक 12 क्वेश्चन, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड। एस ब्लॉक जनरली थोड़ा लाइटली लेके चलते हैं हम, छोटा सा चैप्टर है, इतना फोकस कौन करे, हर चैप्टर में एक एक क्वेश्चन था, अच्छा वेटेज लेके गया एस ब्लॉक इस बार में। और इसमें भी क्या यूजेस बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए या फिर डायरेक्ट नाम, लाइक कॉस्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा होगा, इसी को मैच द कॉलम में बना के दे दिया, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, किसको किस में यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ बेस या डायरेक्ट अगर हमें कंपाउंड का नाम या फॉर्मूला भी पता था ना तो भी हम क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे थे। कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी पूछ ली, कौन सा कंपाउंड कौन सा एलिमेंट, बेरिलियम है, कार्बोनेट्स में क्या बनाता है, हाइड्राइड्स में क्या बनाता है, इस तरह के क्वेश्चन सीधे पूछ लिए। पी ब्लॉक में से 8 क्वेश्चन हो गए। हाइड्रोजन 2 क्वेश्चन यूजेस बेस्ड था सीधा, हाइड्रोजन लाइटर एलिमेंट है, फ्यूल की तरह किस तरह यूज होता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पुट ऑन हो गए। डी एंड एफ फ्लक्स में से 8 क्वेश्चन, मेटलर्जी में से 8 क्वेश्चन, सॉल्ट एनालिसिस
जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक कलर बेस बोल लो आप, या तो पर्टिकुलर उसी का बोल लो सॉल्ट एनालिसिस का, वरना डी ब्लॉक में से भी इसे किया जा सकता था। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो स्पेसिफिक मेंस के लिए एक अच्छा चैप्टर माना जाता है, 10 क्वेश्चन है, इसका मतलब केवल 2 सेट्स में एनवायरमेंटल के क्वेश्चन छूटे, बाकी सब में आए हैं। दैट मीन्स आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एनवायरमेंटल तो पढ़ के जाना ही जाना था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पिछले 3 साल से बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन लेके जा रहा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एवरेज 2 क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इस तरीके के पैटर्न यहाँ पर रिपीटिशन में आ रहे हैं। तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करनी है। एक्चुअल में केमिस्ट्री में क्या है, कोऑर्डिनेशन अलग तरह से भी चलता है। इसका शेप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं हम, भले ही इसका कलर निकाल रहे हैं, इसके मैग्नेटिक नेचर निकाल रहे हैं, सब बिल्कुल अलग पैटर्न में निकलते हैं। ये अपने आप में एक अलग सी केमिस्ट्री बनाते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक का पार्ट होते हुए भी ये चैप्टर जो होता है अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चला जाता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार नॉमेनक्लेचर से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं, नॉमेनक्लेचर के बिना तो आप ऑर्गेनिक वैसे भी नहीं ला सकते। आइसोमेरिज्म से मिक्स करते हुए 5 क्वेश्चन, मिक्स करते हुए मतलब डायरेक्टली जरूरी नहीं है आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन था। ऐसा पूछ लिया कि रिएक्शन में लाइक मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद में कोई कंपाउंड बन रहा है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आए। और कुछ 2-4 क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट भी पूछ लिए। देन जीओसी 1 की अगर हम बात करते हैं तो जीओसी 1 के अंदर हमारे पास में 7। जीओसी 1 का मतलब मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है स्टेबिलिटी हो गई कंपाउंड की, स्पेशली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये सारे पैटर्न्स मिला के 7 क्वेश्चंस ले रहे थे। दूसरा जीओसी 2, जीओसी 2 में हम रिएक्शन मैकेनिज्म इंक्लूड कर रहे हैं, 2 में इंक्लूड कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट हो गया बीच में, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। जिनको ऑर्गेनिक में ये पोर्शन बहुत अच्छे से आता है ना, वो ऑर्गेनिक लिंक कर पाते हैं। और ऑर्गेनिक की मेन प्रॉब्लम ही यही है कि बच्चा लिंक ही नहीं कर पाता। आपको एक रिएजेंट याद है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या थे, सब सेट के अंदर था, ऐसा एक सेट में नहीं था। ABC करके 2-2 चीज़ें मिसिंग थी। अगर आपको ऑर्गेनिक में ये आता है ये नहीं आता तो आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर सकते, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं केवल। तो आपको मैकेनिज्म जो है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए ऑर्गेनिक में। एडवांस लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन में जैसे एल्केन हो गया, स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस पूछ ली, ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन आ गया, एल्केन के अंदर से लिग्नार्ड कैटलिस्ट हो गया, अपना क्विनोलिन हो गया, सिस कब बनता है, ट्रांस कब बनता है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास में सीधे डायरेक्ट चैप्टर वाइज आ गए। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स 7 क्वेश्चन लेके जा रहा है। एनएसआर में रिएक्टिविटी ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर फ्रियॉन हो गया, फ्रियॉन का क्या यूजेस होता है या फिर उसको कहाँ पर हमारे पास में उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब आप एनसीईआरटी से भी अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ के जाते तो भी ये क्वेश्चंस लगाए जा सकते थे आराम से। एक स्पेसिफिक क्यूमीन से इसकी प्रिपरेशन होती है फिनॉल की, वो डायरेक्ट बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिया गया। कार्बोनिल डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो रहे हैं। नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स एनसीईआरटी बेस, मतलब ये जो 4 चैप्टर है ना, इसमें मेनली नेम रिएक्शंस पे ज़्यादा क्वेश्चंस बैठे थे। यहाँ से 5 क्वेश्चंस इधर से हो गए। पीयूसी हम ले रहे हैं टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन। टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब कौन से कंपाउंड के लिए हम कौन सा टेस्ट ले रहे हैं, बाययूरेट टेस्ट जो हो गया हमारे पास किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें स्किप्स रिएजेंट किसके लिए हो रहा है, बेंडिक सॉल्यूशन इस तरह के जो टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो 7 क्वेश्चन लेके चले गया। इसका मतलब कुछ 12 में से 7 सेट के अंदर हमारे पास इसका क्वेश्चन था। बायोमोलिक्यूल हमें पता ही है, मेंस का स्पेसिफिक एक फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि बायोमोलिक्यूल से, पॉलीमर से, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बायोमोलिक्यूल से भले ही 2 क्वेश्चन थे लेकिन पॉलीमर से ओनली 4 क्वेश्चंस बैठे हैं। ऐसा हो सकता है कि पॉलीमर से अगर इस बार 4 क्वेश्चन बैठे हैं तो आपके सेकंड अटैम्प्ट में पॉलीमर हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन का एवरेज भी लेके जा सकता है। पॉलीमर से ओनली 4 क्वेश्चंस थे यहाँ पर। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें तो टोटल 12 क्वेश्चंस, मतलब हर सेट में 1-1 क्वेश्चन था। और जितने भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चंस बने थे वो क्या थे हमारे पास में यहाँ पर, असर्शन रीजन बेस, ये पर्टिकुलर डिजीज़ हो रही है, ऐसे हो रही है, क्यों हो रही है, यहाँ पर
कौन सा हमारे पास में मेडिकल साइंस में से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हमारे पास में, कौन सा जैसे ट्रांसक्यूलाइजर से उसका यूज़ क्या होता है, एंटीहिस्टामिन्स हो गए उसका यूज़ क्या होता है, उससे क्या होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी इससे किस तरीके के, तो ज़्यादातर असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब दिक्कत क्या हुई इस बार, नेगेटिव ज़्यादा हुए हैं बच्चों के केमिस्ट्री में। रीज़न असर्शन रीज़न, इस बार पेपर में असर्शन रीज़न बहुत डाले गए, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक है, जो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते, जो सोचते हैं फॉर्मूलों से काम चल जाएगा, फिजिकल में थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के असर्शन रीज़न गलत होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट वर्ड टू वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि किस चैप्टर से किस तरीके का वेटेज आ रहा है, नेक्स्ट लेवल पे आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पीछे का ना देखें, हो गया जो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमने पीछे से नहीं सीखा, आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्या होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक कदम पीछे जाना ही पड़ता है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप तीर कमान की एग्जांपल ले लीजिए, आप रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉज क्या लेते हैं आप, सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉज में बैठ रहे हैं, इस पॉज में बैठ रहे हैं, मतलब आपका राइट हैंड वाला जो पैर है, राइट जो लेग है, उसको हम सबसे पहले पीछे लेते हैं। पीछे क्यों लेते हैं, हम तैयार हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है, आपको आगे बढ़ना है तो एक बार आप अपने आप को पीछे देखिए, आपने क्या गलतियाँ की है। अगर गलतियाँ की है तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल पेपर हो गया, सेकंड अटैम्प्ट के लिए हम बस तैयार कर रहे हैं, ये 11th से 12th मूविंग वाले बच्चों के लिए भी है। अगर आपने 11th का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको 11th में जितना पोर्शन है, लाइक अगर हम बात करें किस किस पोर्शन में से कितना क्वेश्चन आया, 40-50% भी अगर 11th का कवर हो रहा है तो आपसे उतने क्वेश्चंस लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं। आप अपने आप को चेक करिए, एनालिसिस करिए। अभी आपके पास अच्छा टाइम है 11th से 12th मूविंग वाले बच्चों के लिए कि अगर कुछ बैकलॉग रह गया है या फिर आपके कुछ वीक पॉइंट्स रह गए हैं तो आप उसे कवर कर सकते हैं। जो सेकंड अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं वो इन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, अच्छे से। मैं यहाँ पर बोलूँगी ऑल दी बेस्ट सेकंड अटैम्प्ट के लिए। हर स्टूडेंट को जो फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा सा पीछे रह गया है, ऐसा नहीं है, हो सकता है आपने मेहनत बहुत करी हो, कुछ कमियां रह गई होगी, आप देखिए पेपर में चेक करिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, सब पेपर्स में चेक करिए कि कहाँ गलतियां रह गई। जो आपका शिफ्ट, जिस भी शिफ्ट का पेपर था, जो भी पेपर था, उसके अलावा दूसरे पेपर से उनको एक बार करके देखिए कि हमारा पेपर प्रेशर था, उसकी वजह से हम पेपर नहीं कर पाए या हमारे कॉन्सेप्ट से वीक है। अगर कुछ स्मॉल लूप होल्स भी रह रहे हैं तो उसे कवर करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में फर्स्ट चैप्टर से जुड़ूंगी, यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट से या हो सकता है पीरियोडिसिटी से, कि किस जो ये क्वेश्चन हम आए, 8 क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं आपके साथ में ऐड होती हूँ, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा फ्रेश माइंड से बिल्कुल नए एनर्जी के साथ में अपना स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें अपनी मेहनत करते रहना है, ठीक है।